नमस्कार। आज का डीप डाइव केंद्रित है डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा पर। हमारे पास आधार के लिए सुनील कुमार का एक शोध प्रबंध है, डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा एक विवेचन, और इसकी मौलिकता भी प्रमाणित है। तो हमारा मिशन साफ है, डॉक्टर मानव के काव्य के मुख्य विषय, उनके काव्य रूप और शिल्प को समझना। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो मुझे बहुत आकर्षित करती है वो है उनका प्रकृति प्रेम। स्रोत में कुछ पंक्तियां हैं जैसे झूमती हरी घास या शीत हवा मनमोहती, बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रकृति के वर्णन तक ही सीमित नहीं है। ये शोध बताता है कि जीवन के जो अलग अलग रस हैं वो उनके काव्य में बड़े स्वाभाविक ढंग से आते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन का हर रंग, खुशी, दुख, सब कुछ वो बहुत सहजता से कविता में ढाल लेते थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में और भी परतें हैं। यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। डॉक्टर मानव सिर्फ सौंदर्य और प्रेम के कवि नहीं है। ये अध्ययन साफ दिखाता है कि उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल खासकर दोहों और गजलों का एक तरह से हथियार की तरह किया है। मतलब समाज और राजनीति में जो गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, पाखंड है, उस पर चोट करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पहलू बहुत अहम है और शोध इस पर जोर देता है। उनके दोहा संग्रह बदल गए दस्तूर का खासतौर पर जिक्र है। आप सोचिए, दोहा सिर्फ 2 पंक्तियों का छंद, और उसमें उन्होंने समकालीन यथार्थ को कैसे पकड़ा है। कोरोना महामारी पर उनका एक दोहा है, पड़े हाफते सड़क पर समृद्धि और विकास। कितनी तीखी, कितनी सीधी बात है। ये दिखाता है कि वो अपने समय के मुद्दों से कितने जुड़े हुए थे। उनका लक्ष्य साफ था, राजनीति, धर्म, समाज के दोहरेपन को उजागर करना। और इन छोटे छंदों की ताकत देखिए, कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी। और काव्य रूपों की बात करें तो वहां भी गजब की विविधता है। स्रोत में मुक्तक काव्य का जिक्र है, मतलब ऐसा काव्य जहां हर छंद अपने आप में पूरा हो, उसे समझने के लिए आगे पीछे के छंदों पर निर्भर न रहना पड़े। और डॉक्टर मानव ने कई तरह के मुक्तक रूप अपनाए हैं, जैसे हाइकू, जो मूलतः जापानी विधा है। जी, हाइकू, दोहा, तांका, सेदोका, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और सिर्फ अपनाए ही नहीं, नहीं, उनमें नयापन भी लाए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनील कुमार का विवेचन केवल यही विशेष और पदे पदे द्विपदी को हिंदी साहित्य का पहला द्विपदी और त्रिपदी संग्रह बताता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वो भारतीय छंद परंपरा को समझते हुए भी नए प्रयोग करने से हिचकते नहीं थे, और ऐसे प्रयोग जो आसानी से समझ में आए, सहज हों। उनके हाइकू संग्रहों के बारे में भी कुछ अनोखी बातें पता चलती हैं। एक संग्रह है मेहंदी रचे हाथ। अब नाम सुनकर तो लगता है कि शायद श्रृंगार की बातें होंगी। हाँ बिल्कुल, नाम थोड़ा वैसा है। पर शोध बताता है कि ये हाइकू असल में जीवन के गहरे अनुभव और सामाजिक सरोकारों पर है। जी। और एक और संग्रह है शेष बहुत कुछ, उसके हाइकू तुकांत हैं। अच्छा, तुकांत यानी उनमें तुक मिलती हैं। हाँ, जिससे वो थोड़े गे लगते हैं, गाने लायक। ये भी हाइकू के साथ एक अलग तरह का प्रयोग है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, हाँ, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। वो ये कि डॉक्टर मानव छोटे से छोटे काव्य रूप में, चाहे वो दोहा हो या हाइकू, कितने गहरे विचार डाल सकते थे। उनकी एक और किताब कविता में उत्तरांचल का भी जिक्र है इसमें, जो कविता और यात्रा वृत्तांत का मिला जुला रूप है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, इससे उनकी अवलोकन क्षमता, मतलब चीजों को बारीकी से देखने और महसूस करने की क्षमता का पता चलता है। ये तो हुई विषय और रूप की बात, लेकिन भाषा और शिल्प, कहने का अंदाज कैसा है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? शब्दों का इस्तेमाल कैसा है? भाषा पर देखें तो शोध के अनुसार मुख्य रूप से खड़ी बोली हिंदी है। उसमें तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाले शब्द थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हैं। तद्भव शब्द, देशज शब्द और जो आम बोलचाल के उर्दू शब्द हैं वो भी बहुत आसानी से, सहजता से इस्तेमाल हुए हैं। और अलंकार वगैरह जो हैं, उपमा, रूपक, अनुप्रास, वो ऐसे नहीं लगते कि जबरदस्ती डाले गए हैं। वो भाव के साथ अपने आप आते हैं। स्वाभाविक लगते हैं। जी। बिंबों का प्रयोग, मतलब शब्दों से चित्र बनाना, चाहे वो देखने वाले हों या सुनने वाले, और प्रतीकों का प्रयोग भी सफल माना गया है। पारंपरिक प्रतीक भी हैं और कुछ नए भी। शैलियां भी अलग अलग मिलती हैं, कभी गीत जैसी, कभी प्रतीकात्मक, कभी बिंबात्मक। तो कुल मिलाकर शोध उनकी भाषा और शिल्प को, मतलब अभिव्यंजना शिल्प को, बहुत ऊंचा दर्जा देता है। तो मतलब सार ये हुआ कि डॉक्टर मानव का काव्य हर पैमाने पर खरा उतरता है। बिल्कुल। विषय वस्तु की गहराई हो, रूपों की विविधता हो, या फिर भाषा और शिल्प का कसाव। जैसा वो खुद कहते भी हैं, उनकी शायरी विश्व का आईना है जिसमें हर आदमी का दर्द है।
ये बात उनके काव्य को पढ़कर सच लगती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये शोध यही स्थापित करता है। समाज के प्रति जो उनकी चेतना थी, इंसानी दर्द के लिए जो गहरी संवेदना थी और उसे कलात्मक ढंग से कहने की जो क्षमता थी, इन तीनों का संगम ही डॉक्टर मानव के काव्य को एक खास पहचान देता है। तो आज इस डीप डाइव में हमने डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा की एक झलक देखी, उनकी विविधता, उनका सामाजिक जुड़ाव और उनका शिल्प कौशल। हाँ, और ये सब हमें एक सोचने वाली बात पर भी छोड़ता है। आज का जमाना देखें तो बहुत तेज है, सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे में क्या दोहे या हाइकू जैसे छोटे संक्षिप्त काव्य रूप अपनी सीधी मारक क्षमता के कारण आज भी जटिल सामाजिक सच्चाइयों को सामने लाने या उन पर एक बहस छिड़ने का एक ज्यादा असरदार तरीका हो सकते हैं? शायद एक लंबे लेख या भाषण से भी ज्यादा इस पर सोचा जा सकता है।